लास्ट वीडियो में हमने बात की कि कैसे शार्कोट और बर्नहाइम नफ्सियाती लोगों का हिप्नोसिस के जरिए इलाज कर रहे थे। हमने बात की जोसेफ ब्रोयर के बारे में, जिन्होंने हिप्नोसिस के मेथड को अपडेट करके उसमें एक टॉकिंग क्योर ऐड किया, जिसमें आप पेशेंट से बात करके उसके सिम्टम के ओरिजिन तक जाते हो और इस तरह सिम्टम्स को ख़त्म करते हो। और फिर हमने बात की कैसे इस टॉकिंग क्योर से फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन का एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन्वेंट किया और बचपन में हुई जिनसी ज़्यादती को जो है वो न्यूरोसिस की वजह करार दिया। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रॉइड की सेक्सुअलिटी की थ्योरी के बारे में, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कौन सी होती हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और हमारी पर्सनैलिटी किस तरह बनती है। तो 1896 में जब फ्रॉइड के वालिद की डेथ हुई तो उस वक्त फ्रॉइड को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी आ रहा था अपनी चाइल्डहुड व्यूज़ वाली थ्योरी पर। तो इस सदमे से फ्रॉइड के अंदर खुद जो थी वो न्यूरोसिस की कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि फ्रॉइड ने अपना एक सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट किया, अपने ड्रीम्स का, अपनी मेमोरीज का और अपनी फीलिंग्स का थोड़ा सा मुआयना शुरू किया उसने खुद। ड्रीम्स के हवाले से फ्रॉइड ने ये डिस्कवर किया कि ड्रीम जो थे वो एक्चुअली विश फुलफिलमेंट थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की। असल के फ्रॉइड जो थे वो रोम जाना चाहते थे, तो ख्वाब में क्या देखते हैं वो कि वो रोम में है। इस तरह ड्रीम्स के थ्रू जो मज़ीद रिप्रेस्ड मेमोरीज थी फ्रॉइड की, फ्रॉइड ने उनसे ये डिस्कवर किया कि वो अपने बाप को अपना दुश्मन समझता था और अपनी वालदा की अपने शोहर के लिए कुर्बत देकर जलता था। अपने सेल्फ एनालिसिस और पेशेंट्स की फ्री एसोसिएशन से फ्रॉइड ने ये डिस्कवर किया कि अनकॉन्शियस में पड़ी सेक्सुअल अब्यूज़ की जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं ज़्यादातर वो फर्जी हैं और असल में ये मेमोरीज उन ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करती थी जो माशरे या मज़हब के दबाव की वजह से आप पूरी नहीं कर सकते। तो माशरे में अपना एक रोल बरकरार रखने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए हम उन ख्वाहिशात को रिप्रेशन के ज़रिए अनकॉन्शियस में दबा देते हैं, जो कि बाद में साइकोन्यूरोसिस की सिम्टम्स की शक्ल में पेशेंट्स में हमें नज़र आती है। सो इस तरह क्या कि अनकॉन्शियस जो है वो एक स्टोर हाउस बन जाता है उन डिज़ायर्स का जो माशरे की नज़र में स्टूपिड है और माशरे के एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा है, जैसे कि अपनी माँ के लिए मोहब्बत, अपने बाप को मारने की जो विश है। इससे जो बंदे और माशरे का मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सामने आता है कि मैं क्या चाहता हूँ और मुझसे किस चीज़ की तवक्को की जाती है। फ्रॉइड ने अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ऐसी बहुत सी मुतनाज़ा विशेष के बारे में बयान किया, जिनमें से आर्ग्यूबली सबसे ज़्यादा फेमस जो थी वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स थी। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि 2 से 3 साल का लड़का जो है अपने बाप को अपना रकीब समझता है और उसे मारकर अपनी माँ के साथ दोबारा सोना चाहता है, जैसे कि वो 6 माह या 8 माह की उम्र में सोया करता था। और जब वो ये सब मनसूबाबंदी कर रहा होता है तो वो समहाउ फीमेल जेनिटल्स को देखता है और पीनस को मिसिंग पाता है, तो वो अज्यूम करता है कि बाप को इनकी अग्रेसिव और सेक्सुअल जो विशेस हैं, इरादे जो हैं, इनके पता चल गए होंगे और इस वजह से बाप ने एज अ पनिशमेंट जो था इनका पीनस काट दिया। क्योंकि उसकी ईगो अभी नई नई बन रही है तो वो सोचता है कि बाप को उसके भी प्लान का पता चल जाएगा और वो उसका भी पीनस काट देगा। फ्रॉइड इस डर को कास्ट्रेशन एंजाइटी कहते हैं। सो इसका सोल्यूशन ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने बाप के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके एथिक्स, उसके अखलाकियात, उसका वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश करता है बच्चा। इसे उर्दू में हम माँ बाप की पैरवी करना कहते हैं। साइकोएनालिसिस में इस दिफाई इक़दाम को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी असल जो ख्वाहिश है माँ के साथ सोने वाली और बाप को मारने वाली, उसको रिप्रेस करता है और फादर की फ़ोटो का भी बनने की कोशिश करता है। अब फिजिकली लड़का जो है वो अपनी माँ के साथ सो नहीं सकता, मगर आइडेंटिफिकेशन के साथ क्या है कि सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर वो अपनी माँ के साथ सो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि एट सम पॉइंट इन लाइफ बच्चा जो है वो बाप को बूढ़े होते देखता है, उसके सफेद बाल देखता है, तो आइडेंटिफिकेशन का जो असर है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है और कास्ट्रेशन एंजाइटी दोबारा आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चा क्या कहता है कि फिर और अथॉरिटी फिगर्स की तलाश में निकल पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स या मजहबी कोई लीडर को फॉलोअर बन जाना या हिस्ट्री से किसी का फॉलोअर बन जाना। फ्रॉइड ने खुद में और पेशेंट्स में ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऐसी जिनसी और अग्रेसिव ख्वाहिशात को डिस्कवर करने के बाद अपनी जो चाइल्डहुड अब्यूज़ वाली थ्योरी थी उसको इम्प्रोवाइज करके बच्चों में सेक्सुअलिटी की थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि सेक्सुअलिटी जो है वो सिर्फ बॉडी पार्ट्स तक लिमिटेड नहीं है और ना ये सिर्फ सेक्स तक लिमिटेड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्सुअलिटी जो हमें बड़ों में नज़र आती है वो एक्चुअली बचपन में शुरू होती है, जस्ट लाइक थिंकिंग और लैंग्वेज लर्निंग। सेक्सुअलिटी जो है वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो टाइम के साथ मैच्योर होती है और नशोनुमा पाती है। और इस सारे टाइम के दौरान बच्चा जिस तरह सेक्सुअल प्लेजर हासिल करता है, दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह सेक्सुअल एनर्जी, जिसे फ्रॉइड लिबिडो कहते हैं, उसे एक्सप्रेस करता है, वो बड़े होकर उसकी किरदार की, उसकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करती है। सेक्सुअलिटी के हवाले से फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। और हर स्टेज में जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो लिबिडो है, वो मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जरिए एक्सप्रेस की जाती है। हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे बच्चा हल करके नेक्स्ट स्टेज में जाता है, ओरल स्टेज।
ये पैदाइश से लेकर 1.5 साल की उम्र तक होती है। माइंड इस वक्त जो है वो प्योरली इड होता है। इड का मतलब है कि प्लेयर प्रिंसिपल से ड्रिवन होता है, और प्लेयर हासिल करने का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस स्टेज में बच्चे का मुंह होता है। इस काम के लिए जो मेन एक्टिविटी होती है वो माँ का दूध पीना होता है। इसके अलावा बच्चे चीज़ें मुंह में डालते हैं और चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बाहर वाली दुनिया पर इन्हिसार है। बच्चा ये सीखता है कि ही इज़ नॉट अ गॉड, और वो पेट भरने के लिए बाहर की दुनिया का मुहताज, तो वो अडल्ट्स को समटाइम्स मैनिपुलेट करता है रो के। नेक्स्ट जो है वो एनल स्टेज है। ये 1.5 से 3 साल का होती है, और ये टाइम फुटी ट्रेनिंग का टाइम होता है। इट जो है वो अपना सारा फोकस मुंह से निकाल के एनस से प्लेयर हासिल करने पर लगा देती है। एज वी ऑल नो देयर इज सम प्लेयर इन रिलीजिंग आवर बाउल्स। सो बेबीज क्या करते हैं कि हर जगह गंदी करने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स वो अपनी पोटी के साथ खेलते भी हैं, उसे एज अ खजाना भी समझते हैं। इस स्टेज का मेन कॉन्फ्लिक्ट इड और रियलिटी के दरमियान होता है। इड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हर जगह गंदी करना चाहती है, और रियलिटी डिमांड करती है कि पहले एक टॉयलेट ढूंढा जाए। इसलिए इड को ग्रेटिफिकेशन डिले करने का सबक सीखना पड़ता है, और इसी चक्कर में ईगो बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज इज फेलिक स्टेज। ये स्टेज 3 से 6 साल तक होती है। इड का मजा हासिल करने का जो सारा फोकस है ना वो सेक्स ऑर्गन्स पर शिफ्ट हो जाता है। बच्चे मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स से आगाह होते हैं। सेक्सुअल जो डिफरेंसेस हैं उनसे आगाह होते हैं। लड़के ये जानते हैं कि लड़के के पास पीनस नहीं है, और अज्यूम करते हैं कि बाप ने इनके इरादे देकर काट दिया है, और इस तरह वो कास्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप करते हैं। तो लड़कियां इससे आगाह होती हैं कि इनके पास पीनस नहीं है, इसकी वजह से वो लड़कों से जलना शुरू हो जाती हैं। फ्रॉइड इस चीज़ को पीनस एन भी कहते हैं। इस स्टेज का मेन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉइड के हवाले से ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, जो कि ज़्यादातर लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए कार्ल यंग ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई सिमिलर टू ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें लड़कियां जो है वो अपनी माँ की फोटोकॉपी बनने की कोशिश करती हैं। और इसी स्टेज में जब बच्चा आइडेंटिफिकेशन करता है, बाप के असूल, बाप की मोरालिटी कॉपी करने की कोशिश करता है, तो उसी सिलसिले में सुपर ईगो बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज इज लेटेंसी स्टेज। ये 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक होती है। इड एक्शन में होती है, मगर अभी क्या है कि रियलिटी की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और अभी रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा हो गई हैं। सोसाइटी ने अखलाकियात भी इम्पोज करना शुरू कर दी हैं। सेक्स अभी बिल्कुल रिप्रेस्ड हो गया है, और इंचार्ज अब ईगो है, जो कि पिछली स्टेजेस से सीखे हुए असबाक को प्रोसेस करती है और इन्हें इम्प्लीमेंट करती है। और जो भी प्लेयर इड लेती है वो अब सिर्फ नॉन सेक्सुअल चीज़ों से लिया जाए, जैसे कि दोस्त बनाना, हॉबीज़ रखना, किसी जमात को ज्वाइन कर लेना, किसी यात्रा पर चले जाना। आप ऐसी चीज़ों से लेटेंसी स्टेज को इंजॉय करते हो या नहीं करते हो। नेक्स्ट स्टेज इज जेनिटल स्टेज। ये स्टेज प्यूबर्टी से लेकर मरने तक होती है। ईगो और सुपर ईगो भी मैच्योर हो गए, और ये चीज़ें हमें अलाउ करती हैं कि बंदा अब रियलिस्टिकली सोचे। इस स्टेज का मकसद इंसान की अपने वालिदैन से ज़हनी तौर पर आज़ादी है, और माशरे में सोशल रिलेशंस बनाना है। ये काम बंदा थेरेपी के थ्रू करता है। यहाँ पे साइको एनालिटिक थेरेपी आती है। अब इनमें से किसी स्टेज पर भी अगर बंदा उस स्टेज के लिए जितनी लिबिडो एक्सप्रेस करनी चाहिए वो ना करे, बहुत ज़्यादा लिबिडो एक्सप्रेस कर दे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, या बहुत कम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस करे, तो वो क्या होता है कि उस स्टेज को आउटग्रो नहीं कर पाता, अगली स्टेज में नहीं जा पाता सही तरह से, और वो सारी उम्र के लिए उसी स्टेज में फिक्स होकर रह जाता है। उसी स्टेज को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता है। इड उसी जिस्म के हिस्से से प्लेयर लेने की सारी उम्र कोशिश करती रहती है, जो कि उस स्टेज का फोकस था। साइकोएनालिसिस में इस प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। मसलन ओरल स्टेज में कोई ग्लिच आ गया है, जैसे कि दूध बहुत जल्दी माँ ने छुड़वा दिया या बहुत लेट छुड़वाया, तो उससे क्या होता है कि ओरल फिक्सेशन डेवलप होती है, जिससे बंदा क्या होता है कि सारी उम्र के लिए मुंह से प्लेयर हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे बंदों की हैबिट होती है कि वो च्युइंगम बहुत ज़्यादा चबाते हैं, खाते बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, और बिहेवियर में ऐसे बंदे इमोशनली इमेच्योर होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, जैसे कि बच्चा उस उम्र में होता है, और अनरियलिस्टिक उनमें एक उम्मीद होती है, ऑप्टिमिज्म होता है, डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। फीमेल्स में ओरल फिक्सेशन हमें चोकिंग की सेंसेशन होती है, या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है लड़कियों को, तो उसमें नज़र आती है। और अगर एनल स्टेज में कोई ग्लिच आ गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बॉडी ट्रेनिंग पर एम्फसिस दिया माँ बाप ने और हार्श पनिशमेंट्स भी दी गलतियाँ करने पर, उससे क्या होता है कि एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी बनती है लोगों की। ऐसे बंदे डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, साफ रहने पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, सरेंडर नहीं करते जल्दी, अथॉरिटी को ओबे करते हैं। और अगर माँ बाप ने ज़्यादा जोर नहीं दिया इस सफाई रखने पर पॉटी ट्रेनिंग के दौरान, तो उससे क्या होता है कि एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी बनती है। तो ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं, ये सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं करते, अपना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, ज़्यादा केयरफुल नहीं होते चीज़ों के साथ, कंपल्सिव होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, चीज़ें इकट्ठी करना पसंद करते हैं, लालची होते हैं, और एनल इंटरकोर्स करने की ख्वाहिश होती है इनमें। और अगर फेलिक स्टेज में कोई ग्लिच आ जाए, जैसे कि लड़के ने अपने बाप के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया और लड़की ने अपनी माँ के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, और पीनस एनवी कास्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप हुई है,
तो लड़कों में फैलिक फिक्सेशन क्या करवाती है कि वो बड़े होकर अग्रेसिव होते हैं और कानून की परवाह नहीं करते और बहुत जल्दी जेल में चले जाएंगे, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। सेल्फ एस्टीम इनकी लो होती है और ये डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज़्यादा इनका हाथ होता है, घरों में बीवियों को मारते हैं, मगरूर बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़कियों में फैलिक फिक्सेशन क्या करवाती है कि वो फैलिक के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है। फैलिक रेफली ट्रांसलेट टू पीनस, और वो स्लट्स बनती हैं, सेक्स वर्कर बन जाती हैं। उनको कोई डोमिनेट करे, उन्हें कोई अटेंशन दे, उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, वो सबमिसिव होती हैं। और अगर लेटेंसी स्टेज में कोई ग्लिच आ जाए, जैसे कि पिछली स्टेज से कोई प्रॉब्लम आगे आ गई है, सेक्स बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड कर दिया है और माशरे की जो इखलाकी फोर्सेस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाए जब बंदे पर, तो उससे क्या होता है कि न्यूरोसिस और मास्टरबेशन और लड़कियों में हिस्टेरिया डेवलप। कैनिस्टर स्टेज में अगर कोई ग्लिच आ जाए, जैसे कि आपने अपनी थेरेपी नहीं करवाई और आपने जल्दी शादी कर ली, उससे क्या होता है कि जो न्यूरोसिस आपने पिछली स्टेजेस से इनहेरिट किया होता है वो आपके रिलेशनशिप्स में शो होता है। रेपिटेशन कंपल्शन आता है, जिससे आप वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिपीट करते हो जैसे कि आपके बचपन में थे।